हुकूमत की तरफ से आइनी तरमीम की एक नई किस्त सामने आई है। लॉ मिनिस्टर आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने आज सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की इनविटेशन पर बुलाए गए तमाम वकला के नुमाइंदगान के सामने खड़े होकर हमें ये बताया है कि ये तरमीमी मसवदा दरअसल मसवदा था ही नहीं, ये बुनियादी तौर पर एक तजवीज़ी किस्म का मसवदा था, जिससे मुराद ये है कि तमाम तजावीज़ उनको उन्होंने इकट्ठा कर दिया और तमाम जमातों के सामने पेश करने का मकसद ये था कि अपनी तजावीज़ उसके अंदर डालें और फिर पार्लिमान के अंदर एक ख़ास मुरवजा प्रोसीजर के ज़रिए इसके ऊपर ज़ोर लगा के इसको पास करवाना था। जमहूरी ज़ोर की मैं बात कर रहा हूँ। अगर नंबर्स होते तो पास हो जाता, अगर नंबर ना होते तो पास ना होता। तो ये कहना कोई ख़ास मसवदा था, शब खून मारा गया, बिल्कुल भी दुरुस्त बात नहीं है। लेकिन हुकूमत के जो नुमाइंदगान हैं उनका मानना ये भी है कि आइन के अंदर तरमीम अशद ज़रूरी है। वो नागुज़ीर नहीं कह रहे, नागुज़ीर उनके ख्याल में इस तरह से है अगर उनके पास नंबर होते, लेकिन अशद ज़रूरी है, इसके बगैर चारा नहीं है। इस तरमीम को पास करवाने के लिए तीन चार और भी बड़े बड़े फैक्टर्स हैं। इसके अंदर मौलाना फजल रहमान जो एक बैलेंस होल्ड किए हुए हैं कि किस तरीके से ये तरमीम नंबर्स के ज़रिए पास करवाई जा सकती है। अभी भी वो मरकज़ हैं तमाम सियासी क़ुव्वतों का। इंटीरियर मिनिस्टर ने हुकूमत के बिहाफ पर उनको विज़िट किया, उनकी मुलाकात पीटीआई के लीडरान के साथ हुई, फिर उन्होंने बयान भी दिया। तो एक तो ये पहलू है। दूसरा पहलू पीटीआई की तरफ से कहा जा रहा है कि हमने किसी सूरत इस तरमीम को पास नहीं होने देना। फिर ये भी देखना है कि इलेक्शन कमीशन के अंदर सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर जो अरकान हैं बाकी मानदा पीटीआई के मनवाए जाएंगे या नहीं। आज इलेक्शन कमीशन ने एक इजलास किया, उसके ऊपर उन्होंने सोच विचार की और हतमी तौर पर कल अब फैसला होगा कि जो बाकी मानदा लोग बचे हैं पीटीआई के खाते में, क्या उनको पीटीआई का मेंबर करार दिया जाए या नहीं। और अगर करार दिए जाते हैं तो फिर तो हुकूमत के पास नंबर होते हुए नज़र नहीं आते। और चौथा पहलू ये है कि हुकूमत वक्त के हाथ से इनिशिएटिव निकल कर अब तमाम सियासी जमातों के पास चला गया, वकला बरादरी भी इसके अंदर इन्वॉल्व हो गई है। इन तमाम पहलुओं का अहाता हम करेंगे क्योंकि ये मामला सादा मामला नहीं है और इसके ऊपर हुकूमती साख भी मुनहसर है। इसके अंदर आइन का तकद्दस भी आपको नज़र आता है इसमें, और फिर साथ अपोजिशन की तरफ से ये कहना कि ये आइन के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, एक कैंपेन का बायस भी बन सकता है। इसका डिक्लेयर्ड है। आप कह रहे हैं कि इंसिनुएट कर रहे हैं कि इसके पीछे कॉन्स्पिरेसी थी, बट स्टे विद मी, लेट मी ब्रिंग इन अफसार। अफसार, आपने पॉडकास्ट में अपने में जिक्र किया कि ये अमेंडमेंट मौलाना फजल रहमान और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की वजह से नहीं हुई, या अनलेस कि मैंने को गलत सुना हो। बात करो। मैंने उस पर कहा था कि मियां नवाज शरीफ का भी इसमें रोल है इसके ना कंप्लीट होने में। वो तो राना साहब तो कह रहे हैं कि वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को, राना साहब ने कहा है कि मेरी मुलाकात नहीं हुई मियां साहब से जब वो वापस गए हैं। तो आपने उससे सवाल पूछा, राना साहब ने एक बहुत अच्छे सियासतदान की तरह उसको वेल लेफ्ट किया है, तो अच्छी बात है। मेरा जो है ना वो तज़िया है जो मैंने अपने पॉडकास्ट में बात किया कि मियां साहब ने, क्योंकि जो कुछ हुआ है ना अभी, जैसे आपने जिक्र किया कि आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने कहा कि तजावीज़ थी, मुसवदा तो कोई था ही नहीं। ये मेरी अकल या मेरी समझ या फहम या तजर्बा जो है पार्लियामेंट को पिछले 30 साल से देखने का, वो मानती नहीं है कि आपने हफ्ते इतवार को दोनों दिन कौमी असम्बली सेनेट के इजलास बुलाए हुए हों, लोगों को पाबंद किया हो, वहाँ रहने का रोटी भी मंगवाई हो। मियाँ साहब को लाहौर से, मियाँ साहब इतवार को कुछ नहीं करते भाई, वो लाहौर से। अगर आप इजाज़त दें, ये मियाँ साहब वाली बात में राना साहब से दोबारा से, राना साहब आपको आवाज़ आ रही है? जी राना साहब कैन यू हियर मी? राना साहब आवाज़ नहीं। अच्छा, मियाँ साहब इतवार को कुछ नहीं करते, लेकिन ये लाहौर से बिल्कुल कुछ सारा वक्त वो मैं बहुत दफ़ा उनसे कभी मिलने की कोशिश, इतवार को नो एक्टिविटी, वो लाहौर से आए। तो वही हो ना आखिर में, इतवार को नो एक्टिविटी, तो इस मतलब इतवार को देयर वाज नो एक्टिविटी। लेकिन जब उन्हें बुलाया गया ना इतवार को, तो वो बात ठीक है कि उस वक्त तक इनका ये ख्याल था कि हमारे नंबर्स पूरे हो चुके हैं और आज हम तरामीम कर लेंगे। ये देखें, ये कमज़ोरी की निशानी होती है कि आप जिम्मेदारी ना लें जब आप नाकाम हो गए कि जी वो तो तजावीज़ थी, मुसवदा नहीं था। क्यों नहीं था मुसवदा? क्यों नहीं था? अगर नहीं था तो फिर आपने ये सेशंस क्यों बुलाए? आपने नवाज शरीफ को वहाँ से क्यों बुलाया? और फिर देखिए आपने यहाँ आके जो मैंने बात की ना, मेरा तजिया क्या है कि नवाज शरीफ ने यहाँ की कोई बात नहीं किसी से नहीं की, कोई उन्होंने किसी से ना इस मौजूद में इतनी बड़ी तरामीम हो रही है जिसको मुस्तफ़ा ने शायद कहा है
या ढांचा जो है, ऑन ने आईनी कहा है ढांचा। कि आईनी ढांचा तब्दील हो रहा है और मियाँ साहब को उस पर कोई बात नहीं है कि वो इसकी फेवर में है, इसकी नहीं फेवर में है। ना उन्होंने मौलाना फजल रहमान को कॉल की, ना उनसे रब्ता किया, ना उनसे मिलने गए, वही थे ना। और ये मुसलसल खबरें आ रही थी वो जाएंगे, वो नहीं गए। तो वो मेरा ख्याल है कि इसमें जिस तरीके से ये तजावीज़ या मुसवदा या सारा खेल इकट्ठा हुआ, सजाया गया था, मेरा ये तज्जिया है कि मियाँ साहब इस सारे तरीक़ाकार से, इस प्रोसीजर से एग्रीड नहीं थे। पता वो CMLA थे, यानी चीफ मार्शल आर्ट एडमिनिस्ट्रेटर, तो इतनी अपनी अनाउंसमेंट्स तब्दील करते थे। उन्होंने कहा जी कैंसिल माय लास्ट अनाउंसमेंट। तो आप ये कह सकते हैं कि CMLD है अब, कैंसिल माय लास्ट ड्राफ्ट। तो मेरे ख्याल में लास्ट ड्राफ्ट जो है उसको कैंसिल कर दें, अब सारे इसके ऊपर वापस आए। सो ये प्रोसेस का जो हैंगओवर है, आज लॉ मिनिस्टर ने उसको ज़रा ही स्टार्टेड टू सेट थिंग्स राइट। आपके ख्याल में ही वाज सेइंग टू लिटिल टू लेट, ये अब नहीं होने का? देखिए, मैं इस सवाल का जवाब देने से पहले जो बड़ी दिलचस्पी एक पैदा हुई है मेरी उस बात से, आपने जिक्र भी किया मियाँ साहब वाली, मैं आपको एक थोड़ा सा उसको खोलता हूँ। इसको ऐसे कर लेते हैं कि मियाँ साहब ने अगर इसको कैंसिल भी नहीं करवाया ना, फ़र्ज़ करें, तो मियाँ साहब मुतमईन ज़रूर थे कि ये कैंसिल हो गई है फ़िलहाल। उसकी मैं वजह बता देता हूँ आपको। उसकी वजह ये कि मैं मियाँ साहब के एक बहुत करीबी हैं उनके, और मैंने उनसे पूछा, और मेरे पास इसका एडमिसिबल एविडेंस भी है। ठीक है। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या हुआ। उन्होंने जवाब में मुझे एक इंडियन पंजाबी फिल्म है सुफना, उसका एक छोटा सा क्लिप भेजा। अब मुझे कुछ एहसास हो रहा है, मुझे पता चल रहा है कि कौन हो सकता है। एनीवेज, उस क्लिप में एक बाबे के पास 3 लड़के, मुस्टंडे नहीं कहना चाहिए, लड़के जाते हैं और एक कहता है मुझे इश्क हो गया, फूंक मार दें। कहते हैं इश्क हो गया तो फूंक ना मरवा, इंजॉय कर। दूसरा कहता है कि मैनू इश्क नहीं होया तो मैं की करा, मज़ा भी नहीं आ रहा। उन्हें कहा तेनू तो मैं लित्तर मारांगा। तीसरे ने कहा ओहो कल फिर आना पड़ेगा बाबे को फूंक मरवाना वास्ते। अब बाबा जो है ना वो फिर चल पड़ा, और फिर उसने कहा कि जहर वेख के पीता तो की पीता, ठीक है, इश्क ये सोच के कीता तो की कीता। तो वो जब उन्होंने मुझे वो भेजा ना, तो उससे मुझे अंदाजा हुआ। उन्होंने कहा बस ये दिलचस्पी का ये आलम है, ये नहीं, ये सिचुएशन है, सिचुएशन। ठीक है। अब अगर वो आई हैव टू गेट इनटू अ ब्रेक, बट जस्टिस काजी फायजी साहब, पिछले कई सालों से हमने माहौल बहुत जहर आलूद बना दिया, और इस जहर आलूद माहौल में सच्चाई जानना भी बड़ा मुश्किल हो गया। इस वक्त मुल्क जिस क्राइसिस से गुजर रहा है, हमारे सामने आप अपनी नेशनल प्रायोरिटीज तो रखें। दहशतगर्दी इस वक्त आपका सबसे बड़ा मसला है जिसके ऊपर आप पॉलिटिकल कंसेंसस इस मुल्क में नहीं क्रिएट कर पा रहे। आपकी इकॉनमी एक टर्मोइल में है। वी होप, कभी इस पे खुशी का इजहार ऐसी सूरत हाल पे नहीं करना चाहिए कि वी होप कि IMF से 25 तारीख को हमारा जो कर्जे के लिए हम गए हुए हैं वो मंजूर हो, थोड़ी कुछ स्टेबिलिटी आए, लोगों की जिंदगी के हालात बदलने की तरफ हम अपना फोकस करें, इन लड़ाई झगड़ों से बाहर निकले। ठीक, शुरुआत तो इसकी बहुत पहले हुई। तो आप कह रहे हैं कि पहले इसको डिटॉक्सिकेट कर, तो मामलात को हमें टेम्परेचर को कम करें, उसके बाद देखें। और सबसे अहम रोल इसके अंदर हुकूमत का है। ठीक, इस वजह से कि हुकूमतों के पास इख्तियारात होते हैं, हमेशा हुकूमतें दिल बड़ा करती हैं, वो जलती पर तेल नहीं डालती। देखो उनको मानता भी टेम्परेचर कौन को कम है, करें। वो कहते हैं जिनके ऊपर एतराज करते हैं कि आप कौन सी, और जब मामला ठीक हो जाए, को टेम्परेचर कम हो, तो आप जो अमेंडमेंट्स लेके आनी है उनके ऊपर मीनिंगफुल डिबेट हो और ले। आपको उसका अगली इस किस्त का मुस्तकबिल क्या नजर आता है जो आज बड़े जोर शोर से जिसका इजरा किया गया? देखिए, मुस्तकबिल तो अल्लाह ही जानता है, लेकिन आन साहब ने एक बात की है ना, आप भी उनसे बहस कर रहे थे कि काजी फाइज ईसा को ना लाएं तो हम नहीं ये होने देंगे, और ये पर्सन स्पेसिफिक है काजी फाइज ईसा को लाने के लिए। अब देखिए ना, ये हमारी जो अनाओं की जंग है ना, एक तरफ है कि पर्सन स्पेसिफिक है काजी फाइज ईसा को लाना। मेरा इनसे सवाल है, इनकी अखलाकी बर्तरी तब मैं मान लेता हूँ, आपसे मैं ऑन एयर ये बात करूँ, मैं इनकी अखलाकी बर्तरी मान लूँगा अगर मुझे ये ईमानदारी से बताएं ये काजी फाइज ईसा को पिछले 5 साल से क्यों रोकना चाह रहे हैं, क्यों उनको टारगेट बनाया हुआ है। वो आज से 5 साल पहले जब इन्होंने उनके खिलाफ एक गंदी कैंपेन शुरू की, रेफरेंस फाइल किया, प्रेसिडेंट उसमें शामिल, प्राइम मिनिस्टर उसमें शामिल, उस वक्त का DGIS उसमें शामिल, क्या किया था काजी फाइज ने उस वक्त कि जिसकी वजह से इन्होंने उसको टारगेट किया, एक शरीफ आदमी को, एक ऑनरेबल जज को, और फिर आज तक हम देखते हैं कि उनके खिलाफ इनके दिल में जो भी है, प्यार है या नफरत है, वो ख़त्म ही नहीं हो पा रही। तो फिर अगर ये पर्सन स्पेसिफिक ही है, वो ला रहे हैं तो ये रोक रहे हैं क्यों? एक फैसले पे
तो फैसला तो किसी के खिलाफ आता है, किसी के हक में। इस बात पे तो आप किसी जज की अब ये बड़ी मुखालफत नहीं एक कर सकते। ऑकवर्ड सिचुएशन है कि प्रोग्राम का वक्त खत्म हो